Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today's our topic is biology and the service of mankind. तो साइंस ऑफ बायोलॉजी ने मैनकाइंड को 3 वेज में यहाँ पे जो मेंशन किए हैं, वैसे तो मैनी वेज, लेकिन 3 वेज जो डिस्कस किए हैं ह्यूमन बीइंग की हेल्प की है। पहले वाला जो है इसको अलग अलग अंडरलाइन कर लेना है। इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन एक हो गया, दूसरा कम्बेटिंग डिजीज़ यानी बीमारियों से मुकाबला हो गया, और तीसरा प्रोटेक्टिंग एंड कंजर्विंग एनवायरनमेंट यानी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना और महफूज बनाना। तो जैसे जैसे बायोलॉजी में एडवांसेस होती गई इस फील्ड में, फूड और हेल्थ जो है वो बेहतर होती गई और हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गए, यानी ह्यूमन बीइंग के स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़ गया। तो इसमें पहले वाला जो आ गया इंक्रीज फूड प्रोडक्शन में, पहले आ जाता है प्लांट प्रोडक्शन। तो प्लांट प्रोडक्शन ट्रीमेंडसली इंक्रीज, यानी बहुत ज़्यादा इसमें इंक्रीज आई। तो किस तरह से आई? पहले नंबर पे तो इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग वैरायटीज़, जो पहले से मौजूद वैरायटीज़ हैं उनको बेहतर किया गया। दूसरा फिर डेवलप किया नई वैरायटीज़ को जो हाई यील्डिंग और डिजीज़ रेजिस्टेंसी, ज़्यादा पैदावार देने वाली और बीमारियों के मज़ाहमत करने वाली वैरायटीज़ प्रोड्यूस की गई, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे एनिमल्स हैं, और इनको फूड के तौर पर जिनको इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसमें इस फील्ड में आगे ब्रीडर्स, जिनको प्लांट ब्रीडर्स एंड एनिमल ब्रीडर्स कहते हैं, इन्होंने डेवलपमेंट शुरू कर दी, नई वैरायटीज़ ब्रीड करनी शुरू कर दी, यानी सिलेक्टिव ब्रीडिंग को यूज़ किया। जो बेहतर जो ब्रीड्स थी उनको सिलेक्ट करते गए, जो बेहतर नहीं थी उनको डिस्कार्ड या रिजेक्ट करते गए। इस प्रिंसिपल को उन्होंने जेनेटिक्स वाले प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया। जेनेटिक्स में पढ़ते हैं इसको, जेनेटिक्स यानी जीन की बेस पे इन्होंने बेहतर वैरायटीज़ डेवलप करने में कामयाब हो गए, और इस तरह से न्यू बेटर वैरायटीज़ आ गई, वीट की, राइस की, कॉर्न की। फिर एनिमल में चिकन आ गए, काओ और शीप वगैरह, और दूसरे जानवर और पौधे भी इसमें आ जाते हैं। फिर पोल्ट्री ब्रीडर्स, इससे सारे वाकिफ हैं। पोल्ट्री ब्रीडर्स ने डेवलप किया है ब्रॉयलर्स को, जो आम दुकानों पे हम गोश्त लेते हैं ब्रॉयलर का गोश्त, ये एक्चुअली पोल्ट्री ब्रीडर ने डेवलप किया है। ये क्विक और चीप वाइट मीट है, यानी ये जल्दी तैयार हो जाता है और सस्ता पड़ता है। और वाइट मीट में आएगा मछली का और मुर्गी का गोश्त वाइट मीट कहलाता है, जबकि बकरे वगैरह का, भेड़ का और गाय का रेड मीट कहलाता है। तो वाइट मीट सेहत के लिए ज़्यादा बेहतर है। फिर इसके बाद जीन्स डेवलप किए इन्होंने, किसके लिए? डिजीज डिस्टेंस और अदर डिज़ायरेबल करेक्टर्स, यानी खसूसियात पैदा करने के लिए, और इनको प्लांट्स में इंट्रोड्यूस किया गया, दाखिल किया गया, और इसके लिए जो टेक्निक इस्तेमाल की उसको नाम देते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग से इन्होंने प्लांट्स के अंदर दूसरे ऑर्गेनिज्म से जीन लेके इंसर्ट किए, तो इस तरह से प्लांट्स को नाम देते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स। यानी इनको डिफाइन करेंगे तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स क्या हैं? तो प्लांट्स हैविंग फॉरेन डीएनए इनकॉर्पोरेटेड इनटू देयर सेल्स, यानी बाहर से लिया गया डीएनए जो है इनके सेल्स में दाखिल किया जाए, तो ऐसे प्लांट्स को ट्रांसजेनिक प्लांट्स कहते हैं। अब प्लांट्स तो हासिल कर लिए, अब इनकी तादाद आगे प्रोडक्शन कैसे बढ़ाई जाए, तो इसके लिए प्रोपोगेशन इन्होंने यूज़ किया है क्लोनिंग के लिए। क्लोनिंग के थ्रू, क्लोनिंग भी जो है एसेक्सुअल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन है, यानी प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कापीज, बिल्कुल एक जैसी कापीज तैयार होती हैं ऑर्गेनिजम्स की, इवन सेल लेवल पे, बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए से। तो इस तरह से इन्होंने इनकी जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स पैदा किए, उनको फिर इनकी पैदावार को बढ़ाया, तादाद को बढ़ाया, और फिर इसमें स्पेशल टेक्निक्स भी आ जाती हैं। टिश्यू कल्चर टेक्निक्स, यानी इन प्लांट्स के टिश्यूज लिए जाते हैं और क्लोनिंग के ज़रिए से उनको आगे प्रोपोगेट किया जाता है, यानी एक प्लांट्स के छोटे टिश्यूज यानी स्मॉल पार्ट्स लेकर उनसे फिर आगे फर्दर प्लांट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। फिर अब ये तो प्लांट्स तो प्रोड्यूस हो गए, हाई यील्डिंग और डिजीज रेजिस्टेंस। अब इनको ये प्लांट्स खेतों में होंगे तो इनको मुख्तलिफ बीमारियों से, कीड़े मकोड़ों से कैसे बचाना है, तो उसके लिए प्लांट पैथोजेनिक फंजाई जो अटैक करती है प्लांट्स पे, और इंसेक्ट्स जो पेस्ट अटैक करते हैं, उसके लिए जो दवाइयाँ हैं, क्योंकि ये जो पेस्ट या पैथोजेंस हैं ये वीक कर देते हैं प्लांट्स को, और इस तरह से प्लांट की पैदावार या यील्ड कम हो जाती है। तो ट्रेडिशनली यानी रवायती तौर पर इनको कंट्रोल करने के लिए हम केमिकल्स
इस्तेमाल करते हैं। इन केमिकल्स को फंजीसाइड यानी फंगस से, फंजी और साइड्स मीन टू किल यानी फंगस को मारने वाले केमिकल्स, एंड इंसेक्टिसाइड यानी इंसेक्ट्स, एंड साइड्स टू किल यानी इंसेक्ट्स को किल करने वाले केमिकल यूज़ करते हैं। और सारे जितने भी इस तरह डैमेज करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं प्लांट्स को, उनको पेस्ट कहते हैं, और पेस्ट के लिए जो केमिकल्स होंगे ओवरऑल इनको पेस्टिसाइड्स नाम दिया जाता है। लेकिन इस तरह से ये कंट्रोल तो हो जाते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है इनकी वजह से? तो 3 तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये केमिकल्स हैं तो इनमें टॉक्सिसिटी है। जब हम पौधों पे इनको स्प्रे करते हैं, खासतौर पर सब्जियों में, तो सब्जियां जब हम खाते हैं तो ह्यूमन बीइंग्स तक ये टॉक्सिसिटी प्रॉब्लम आ जाती है, यानी बीमारियां कर सकते हैं ह्यूमंस में आके। फिर दूसरा, ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन काज करते हैं, आलूदगी पैदा करते हैं। फिर मज़ीद जब ये केमिकल्स बार बार इस्तेमाल होते हैं तो इंसेक्ट्स के अंदर, ये कीड़े मकोड़ों के अंदर रेजिस्टेंस आ जाती है। बाद में ज़्यादा मिकदार में केमिकल इस्तेमाल करने पड़ते हैं। फिर एक वक्त आता है कि इन इंसेक्ट्स पे इन केमिकल्स का कोई असर नहीं होता। तो ये 3 प्रॉब्लम या हैज़र्ड्स जो है ये ट्रेडिशनल कंट्रोल में सामने आए हैं। फिर इसको ख़त्म करने के लिए साइंटिस्ट ने, बायोलॉजिस्ट ने बायोलॉजिकल कंट्रोल शुरू किया। बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या एक्चुअली? कंट्रोल बाय सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी इन इंसेक्ट्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इनको कंट्रोल करने के लिए भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ही इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी इनके कंपीटिटर्स या इनके पैरासाइट्स या इनके प्रीडेटर्स जो इनको खा जाते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये एलिमिनेट करते हैं। इस तरह से सारे हैज़र्ड जो ऊपर ट्रेडिशनल कंट्रोल में 3 तरह के हैज़र्ड हैं, इन से जान छूट जाती है। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल में क्या करते हैं? पेस्ट जो फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े मकोड़े या दूसरे फंगस हैं उनको कंट्रोल किया जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके जो इनके साथ या तो compete करते हैं या फिर इनको खा जाते हैं। इसमें एग्जांपल इन्होंने कोट किया है एफिड की। ये एफिड वॉलनट ट्री यानी अखरोट के दरख्त को डैमेज करता है, अखरोट की पैदावार कम हो जाती है। तो इस एफिड के ऊपर एक वास्प या बेड जिसको कहते हैं, ये अपने अंडे देती है और अंडों से फिर लार्वा निकलते हैं जो इन एफिड्स को खा जाते हैं। तो उस वास्प को इनको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बायोलॉजिकली कंट्रोल किया जाता है वास्प के ज़रिए से, जो पैरासिटाइज करती है इन एफिड्स को, इनकी पॉपुलेशन को किल करती है, कंट्रोल करती है। इस तरह से हमारा वॉलनट ट्रीज या अखरोट के दरख्त इस डैमेज से, एफिड की डैमेज से बच जाते हैं। फिर इन्होंने फर्दर और टेक्निक इसमें इस्तेमाल की। इन्होंने बायोपेस्टिसाइड भी इस्तेमाल करने शुरू कर दी। यानी बायोपेस्टिसाइड में क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं जो एक्चुअली इन इंसेक्ट्स को बीमार कर देते हैं। तो ये स्प्रे कर दिए जाते हैं फसल के ऊपर, ये बैक्टीरिया फिर इंसेक्ट्स को बीमार करके मार देते हैं। इस तरह से हमारी फसल बच जाती है। तो इस तरह के मेथड को बायोपेस्टिसाइड्स कहते हैं। बायोपेस्टिसाइड्स के जरिए कंट्रोल किया जाता है। फिर इसमें जो है डेफिनेशन है इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड का मतलब कि हमारे पास जितने भी अवेलेबल मेथड्स हैं उनको हम बड़े सही अंदाज में इस्तेमाल करें, यानी कब और कितनी मिकदार में किस वक्त किस तरह से इस्तेमाल करना है, इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। इसकी ये डेफिनेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अलग अंडरलाइन करना है। तो इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ ए पर्टिकुलर डिजीज, यानी कोई खास डिजीज को आप इफेक्टिवली कंट्रोल करना चाहते हैं, या ऑल दी कॉमन डिजीज, या जितनी भी आम डिजीज हैं प्लांट्स की, इनको अगर हमने हासिल करना है तो उसके लिए हमें सारे रेलिवेंट, मुतलका और अप्रोप्रिएट मुनासिब तरीके इस्तेमाल करने हैं डिजीज़ कंट्रोल के। तो इस तरह की अप्रोच या इस तरह की सोच जो डिजीज़ को कंट्रोल करने में हेल्प करे, इसको इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट कहते हैं। तो नई वैराइटीज़ भी बन गई, फिर उन पे पेस्ट कंट्रोल भी कर लिया। उसके बाद फिर पौधों को लगाना तो ज़मीन पे ही है, तो ज़मीन यानी सॉइल। तो सॉइल में से पौधों को कौन से मिनरल चाहिए, कौन सा पौधा है, कौन से मिनरल चाहिए, कितनी मिकदार में चाहिए, ये अगर हमने मालूम करना है तो अगर तो हम सॉइल में लगाएंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि कौन सा प्लांट कितनी मिकदार में कौन सा मिनरल ले रहा है, क्योंकि सॉइल इज़ ए कम्प्लेक्स मीडियम। तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि हम इस पर एक्सपेरिमेंट करें। कौन से एक्सपेरिमेंट्स के प्लांट्स को जो न्यूट्रिएंट मिनरल्स रिक्वायर्ड हैं इनको अगर हम सॉइल पे ग्रो करके कैलकुलेट करना चाहेंगे तो ये नामुमकिन है। तो इसके लिए फिर साइंटिस्ट ने एक मेथड डेवलप किया जिसको हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक कहते हैं, यानी पानी में उगाना।
इन प्लांट्स को पानी में उगाया जाता है जो एरेटेड होता है। फिर उस पानी में कैलकुलेटेड अमाउंट्स में मिनरल न्यूट्रिएंट्स डाले जाते हैं और फिर मखसूस टाइम के बाद उनको कैलकुलेट किया जाता है कि कौन से प्लांट ने कौन सा मिनरल कितनी मिकदार में इस्तेमाल किया है। इस तरह से हमें पता चल जाता है कि गंदम की फसल के लिए कौन से मिनरल कितनी मिकदार में चाहिए, राइस के लिए कितने चाहिए, मकई के लिए या दूसरे पौधों के लिए कितनी मिकदार में चाहिए। तो इस तरह से हमें खाद डालने की कैलकुलेशंस, यानी कितनी मिकदार में कौन सी खाद कौन सी फसल को डालनी है, ये हमें कैलकुलेशन मिल जाती है जो हमें हेल्प करती है हाई यील्ड यानी ज़्यादा पैदावार हासिल करने में। तो हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक यूज टू टेस्ट वेदर ए सर्टन न्यूट्रिएंट इज एसेंशियल फॉर प्लांट और नॉट, कि हम जिस न्यूट्रिएंट को देख रहे हैं वो एसेंशियल भी है उस प्लांट के लिए कि या नहीं है। तो इस टेक्निक में प्लांट्स को ग्रो किया जाता है एरेटेड वाटर, यानी ऐसा पानी जिसमें से हवा इंजेक्ट की जाती है, हवा गुजारी जाती है ताकि पौधे की जड़ों को ऑक्सीजन भी मिले। तो विच न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स साल्ट्स हैव बीन एडेड, उसमें फिर हम मिनरल्स न्यूट्रिएंट साल्ट डालते हैं कैलकुलेटेड अमाउंट में। फिर बाद में अंदाज़ा करते हैं कि कितने प्लांट ने इस्तेमाल कर लिया और कौन कौन सा न्यूट्रिएंट कितनी मिकदार में इस्तेमाल हुआ है। तो हाइड्रोपोनिक फार्मिंग, फिर इसी से आइडिया बना कि हम फार्मिंग ही क्यों ना हाइड्रोपोनिक कर लें, यानी पानी के अंदर ही ग्रो करें। तो आजकल ये एडवांस कंट्रीज़ में बड़ा यानी फेवरेट मेथड बन गया है कि क्लोज एनवायरनमेंट में ग्रो किया जाता है, लेकिन यहाँ पे मेंशन किया है कि ये फिजिबल नहीं है, लेकिन ये फिजिबल हो गया है वर्ल्ड में अब। तो लेकिन यहाँ पे इन्होंने बताया कि फिजिबल नहीं है, लेकिन एस्ट्रोनॉट्स यानी जो खुला में जाते हैं, खुला नॉर्थ, वो वहाँ पे वेजिटेबल्स यानी सब्जियाँ ग्रो करने के लिए इस मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से वैरायटीज़, उसके बाद पेस्ट से बचाना, उसके बाद फिर मिनरल्स रिक्वायरमेंट क्या है, ये फसल फिर प्रोडक्शन आ जाती है। जब फसल बर्दाश्त कर ली जाती है, काट ली जाती है, उसके बाद अब उसको महफूज कैसे करना है, जो ज़्यादा मिकदार में हमारे पास खुराक है या दूसरी फसलें, उनको बचाना कैसे है। तो डिफरेंट टेक्निक्स हैं फूड प्रिजर्वेशन के लिए, ये भी अडॉप्ट की गई हैं ताकि इसको प्रोटेक्ट करें फूड को स्पाइलेज यानी ख़राब होने से। एक दूसरा उसका सेफ यूज़, कि अगर हमने बचा लिया है तो उस केमिकल या मुख्तलिफ मेथड से तो बाद में हम इस्तेमाल करें तो हमारे लिए सेफ भी हो। दूसरी चीज़, तीसरा, अगर उसको हमने ट्रांसपोर्ट करना है लॉन्ग डिस्टेंसेस तो वो डैमेज ना हो। तो 3 वेज के लिए, 3 चीज़ों के लिए हम इसको प्रोटेक्ट करते हैं, प्रिजर्व यानी डैमेज होने से, स्पॉइल होने से, दूसरा उसके सेफ यूज़ के लिए, और लंबे फासलों तक उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए ताकि उस दौरान वो ख़राब ना हो। तो इसमें एक मेथड है पास्चराइजेशन, ये लुइस पास्चर ने डेवलप किया था और अब ये वाइडली यूज़ हो रहा है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट को महफूज बनाने के लिए। तो ये यहाँ तक टॉपिक हो गया प्लांट प्रोडक्शन यानी फूड प्रोडक्शन के रेफरेंस से, या इसको कह लें पहला जो पॉइंट है इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन। तो नेक्स्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज़।